अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जो कि सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 18 का आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है। तो इसको समझाने से पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है। ट्रांजिस्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, हमारे पास होता है पीएनपी, एक हमारे पास होता है एनपीएन। तो हमारे पास बेसिक जो रिव्यू है ट्रांजिस्टर का वो हमारे पास ये होता है कि इसके तीन टर्मिनल होते हैं। एक को आप बेस बोलते हैं, एक को हम लोग एमीटर बोलते हैं। ये आपके पास बेस है, ये आपका जो है ना आप इसको कह लें एमीटर कह लें, और इसको आप लोग कलेक्टर का नाम दे दें। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो बेस होती है ना वो हमारे पास सैंडविच होती है इन बिटवीन टू टर्मिनल्स। जैसे कि मेरे पास ये जो ट्रांजिस्टर है ये है पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है? तो हमेशा याद रखना है, अगर आपके पास एमीटर के ऊपर एरो जो है वो डाउनवर्ड हो, किस तरफ हो? डाउनवर्ड, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास पी एन पी ट्रांजिस्टर है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो एमीटर, कलेक्टर और बेस, अगर मेरे पास एमीटर के ऊपर ये जो एरो है वो ऊपर की तरफ होता है, ये मेरे पास क्या होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है हमारे पास। ठीक हो गया। हमारे पास जो बेस है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ही ज्यादा बारीक होती है। उसके बाद हमारे पास जो कलेक्टर होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू बेस, लेकिन थिन होता है एज कंपेयर टू कलेक्टर। उसके बाद जो कलेक्टर होता है वो हमारे पास बहुत ज्यादा थिक होता है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या चाहिए होती है? आउटपुट चाहिए होती है। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर जो बेसिक यूज किया जाता है ना जिस ट्रांजिस्टर का, वो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसी ट्रांजिस्टर को अब हम लोगों ने स्टडी करना है एज एन एम्पलीफायर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास होते क्या है। तो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर हमारे पास क्या होता है? पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो एम्पलीफायर होता है ना आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक मानी जाती है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करना है तो आप लोगों को एम्पलीफायर का पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है। जो एम्पलीफायर होता है ना आपके वीक सिग्नल को जो है ना वो क्या कर रहा होता है? स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। A device reproducing a small electrical signal into a large value of signal is called amplifier। क्या हमारे पास एम्पलीफायर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके स्मॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगी? लार्ज वैल्यू ऑफ सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगी। उसको आप लोग किस चीज का नाम दे देंगे? एम्पलीफायर का नाम दे देंगे। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट इसके जो है वो सर्किट डायग्राम है कि हमारे पास सर्किट क्या होता है। तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर बेस, एमीटर और कलेक्टर है। वो चाहे आप उस फॉर्म में लगा लें चाहे इस फॉर्म में लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। बाइसिंग आप लोग इसे प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर जो है वो देख के आए हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं सिर्फ अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो मैं सिर्फ आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो ओल्ड सिलेबस है वो इस ईयर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम लोग न्यू सिलेबस को भी जो है वो स्टडी करेंगे, इसलिए हमारा जो फोकस है वो सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर है। तो ये मेरे पास है बेस, ये एमीटर, और ये मेरे पास क्या है? कलेक्टर है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज हुआ है एनपीएन, और आपको मैंने बोला था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ही हमारे पास जो है ना मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया जाता है। पीएनपी को भी आप यूज करते हैं, लेकिन वो आगे जाके देखेंगे हम लोग क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको। तो ये बेस, एमीटर और ये क्या है? कलेक्टर। हम लोगों ने क्या किया? बेस के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई जो कि है बेस रेजिस्टेंस आरबी। इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है जो कि हमारे पास है वीबीबी। इसको बेस टू बेस वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज बैटरी का हमारे पास सिंबल है। उसके बाद जो मेरे पास कलेक्टर है इसके साथ आप लोगों ने आरसी रेजिस्टेंस लगाई और बैटरी लगाई बीसीसी। कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज हम लोगों ने लगा दी। बेस के अंदर आपके पास जो चीज फ्लो कर रही है वो हमारे पास है आईबी करंट, एमीटर के अंदर है आईई और कलेक्टर के अंदर है आईसी हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो एमीटर की हमारे पास रेजिस्टेंस है इसको ना हम लोग कॉमन रेजिस्टेंस बना लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं आर आई ई। ये मेरे पास कॉमन रेजिस्टेंस होती है बेस और एमीटर की। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे आर आई ई के साथ। अब हमें ये देखना है कि क्या एम्पलीफायर जो है वो आपको वाकई ही में जो है लार्ज वैल्यू प्रोड्यूस करके देता है सिग्नल की या नहीं देता। इस चीज की हम लोगों ने क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ। पहले बिना सिग्नल अप्लाई किए हुए मुझे सर्किट की क्या निकालनी है? आउटपुट निकालनी है। देन हम लोग जो है इसके ऊपर सिग्नल अप्लाई करेंगे और अपनी आउटपुट की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इनिशियली आप लोगों ने ना इसी प्रीवियस टॉपिक के अंदर एक फॉर्मूला देखा हुआ है गेन का। एज वी नो
वो हमारे पास होता है बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे ना कलेक्टर का करंट निकालना है, तो आई बी इधर डिवाइड करा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू बीटा, और ये हमारे पास क्या हो गया, आई बी हो गया। अब हमें यहाँ से किस चीज की वैल्यू चाहिए है, आई बी की वैल्यू चाहिए। आई बी की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ओहम लॉ को यूज कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास सिंगल रेजिस्टेंस है और सिंगल ही हमारे पास क्या है, बैटरी है, तो यहाँ पर ओहम लॉ जो है वो यूज किया जा सकता है। सो हमारे पास क्या होगा, आई एंड आर, और अगर यहाँ से मुझे आई निकालना हो ना, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो आई है वो हमारे पास करंट है बेस का, उसके बाद हमारे पास जो V है वो हमारे पास है VBE जो आपका इनपुट वोल्टेज है, और हमारे पास जो R है वो हमारे पास इक्वल है RIE के। इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है, तो मेरे पास क्या होगा, I की जगह पे हमारे पास आ जाएगा IB, V की जगह पे हमारे पास आ जाएगा VBE, और R की जगह पे हमारे पास कॉमन रेजिस्टेंस आ जाएगी किस चीज़ की, बेस की और एमीटर की। ये मेरे पास आ गया IB। तो हमने क्या करना है, put the value of IB in equation 1। तो इक्वेशन 1 में आपने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो मेरे पास यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, तो मेरे पास क्या आएगा, आई सी इज इक्वल टू बीटा बीबीई एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर आई ई हमारे पास आ जाएगा। अब एक आप लोगों ने केवीएल इक्वेशन यहाँ पर डायरेक्टली याद रखनी है यूजिंग केवीएल इक्वेशन। ठीक है, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन है हमारे पास। तो वो मेरे पास क्या होगी, VCC is equal to IC RC and positive VCE। यहाँ से मुझे ना VCE चाहिए होता है, तो IC और RC इधर मल्टी इधर ऐड हो रहे हैं, इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास VCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC एंड नेगेटिव हमारे पास IC और क्या आ जाएगा, RC आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर IC की वैल्यू को पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ IC इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में आप जब IC की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा VCE, और ये मेरे पास हो जाएगा VCC नेगेटिव बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, RC हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो VCE है ये आपका जो है ना आउटपुट वोल्टेज है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे पास क्या होगा, V नॉट इज इक्वल टू VCC नेगेटिव बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE, और ये क्या हो जाएगा, RC। ये हमारे पास तब तक की आउटपुट है जब तक हम लोगों ने इस सर्किट के ऊपर सिग्नल को अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट के ऊपर एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो उसी चेंज को हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, और ये जो सिग्नल होगा ये आपके पास AC सिग्नल होगा। तो ये आपको यहाँ आउटपुट के ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपका स्मॉल AC सिग्नल। इस सिग्नल को यहाँ पे प्रोवाइड करने से आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, जो कि होगा VCE, और ये हमारे पास V नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्नल को अप्लाई करते हैं, तो हम जैसे सिग्नल को अप्लाई करते हैं ना वो ये अप्लाई स्मॉल सिग्नल। जैसे ही आप अपने सर्किट को क्या करते हैं, एक स्मॉल सिग्नल देते हैं, तो मेरे पास होता क्या है कि आपका जो V नोड है वो हमारे पास चेंज हो जाता है V नोड प्लस डेल्टा V नोड के अंदर, और आपका जो VBE वोल्टेज है
वो हमारे पास चेंज हो जाता है VBE प्लस डेल्टा V इन में। VBE प्लस डेल्टा V इन में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये जो चेंज इन वैल्यू है इसको आपने कहाँ पे पुट कर देना है, अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या आती है। यहाँ पर वैल्यूज चेंज होगी तो आपके पास क्या होगा, V नॉट जो है आपका वो चेंज हो जाएगा V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट के अंदर। उसके बाद आपका VCC वोल्टेज ऐसा ही रहेगा बैटरी के साथ कांस्टेंट में, नेगेटिव बीटा भी हमारे पास सेम ही रहेगा। उसके बाद VBE जो है वो हमारे पास चेंज होगा VBE एंड पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा डेल्टा V इन और डिवाइडेड बाय RI हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा RC आ जाएगा। इसको आप कोई इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम 2 का नाम दे दें, तो इसको हम लोग इक्वेशन जो है किसका नाम दे देते हैं 3 का नाम दे देते हैं। तो अब इस वैल्यू को ना थोड़ा सा ओपन करें तो मेरे पास क्या आएगा V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू VCC। अब यहाँ पर बीटा VBE RIE और RC एक दफा, उसके बाद बीटा डेल्टा V इन RIE और RC एक दफा आप लोगों ने राइट कर देना है। तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देन बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE और ये क्या आ जाएगा RC। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव अगेन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे पास बीटा डेल्टा V इन एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा RIE और ये क्या आ जाएगा RC। ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो आपने क्या करना है इक्वेशन 2 में से ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2 इसके अंदर से 4 को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा ये हमारे पास आ जाता है, आप 4 में से जो है ना 2 को कर, तो हमारे पास क्या आ गया V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट। यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। ओके देन हम इन टर्म्स को लिख लेते हैं, मेरे पास VCC नेगेटिव बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE और हमारे पास RC देन नेगेटिव हमारे पास बीटा डेल्टा V इन डिवाइडेड बाय RIE और ये क्या हो जाएगा RC हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव VCC है तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे पास नेगेटिव VCC आ गया। नेगेटिव चूंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE और ये मेरे पास क्या आ गया RC आ गया। अब हमने ये देखना है कि कौन से फैक्टर इसमें से कटिंग होते हैं। तो V नॉट हमारे पास V नॉट के साथ कैंसिल, VC जो है मेरे पास VC के साथ कैंसिल और ये जो फैक्टर है हमारे पास इस फैक्टर के साथ कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया डेल्टा V नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव बीटा डेल्टा V इन डिवाइडेड बाय RIE और ये मेरे पास क्या आ गया RC आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ जब मैंने उसको स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया तो मेरे पास क्या हुआ, एक तो मुझे जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर मिला है, दूसरा मुझे क्या मिला है 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज मिला है। ये मुझे बताता है नेगेटिव साइन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिला है। तो आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है कि मैंने सिग्नल अप्लाई किया है कुछ इस तरह से, लेकिन जो आउटपुट मुझे मिली है ना वो हमें क्या मिली है कि आपको सिग्नल एक तो एम्पलीट्यूड में इंक्रीज होकर मिला है, दूसरा 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज मिला है। पहले हमारे पास बर्स्ट आ रहा था तो देन हमारे पास आउटपुट पे पहले ट्रफ आएगा और मेरे पास क्या होगा ये जो वैल्यू है वो आपको इंक्रीज होकर मिलेगी किस चीज के अंदर आउटपुट के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं।